मेरा नाम नंदिनी है। मेरे ससुराल वाले मुझ पर बच्चा पैदा करने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन मुझे शुरू से ही बच्चों का शौक नहीं था। मैं एक खुली सोच रखने वाली लड़की थी। मैं चाहती थी कि मेरी शादी भी किसी ऐसी ससुराल में हो जहाँ पर मुझे फुल आज़ादी दी जाए, मुझे गृहस्थी में ना उलझाया जाए। मगर मेरे ससुराल में आने के बाद मुझे घर का सारा काम करना पड़ता। शादी को 1 महीना ही गुजरा कि ससुराल में सबने शोर मचाना शुरू कर दिया कि बहू खुशखबरी कब सुना रही हो। ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, मगर मैं बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल करती। कुछ समय गुजरने के बाद मेरे पति को भी बच्चे की चाहत जागने लगी, तो उन्होंने भी मुझ पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि मुझे बच्चा चाहिए। एक दिन मेरी सास की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। मेरी सास को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। उनके पास अस्पताल में रुकने के लिए किसी की ज़रूरत थी, तो मेरे पति उनके साथ अस्पताल में मौजूद थे। मेरी एक ही नंद थी, उसका पति मर गया और वो अपने 10 महीने के बेटे को लेकर हमारे घर अपनी माँ की बीमारी की खबर सुनकर आ गई थी। तो उससे भी रहा न गया, तो वो भी अपनी माँ के पास अस्पताल चली गई और अपने 10 महीने के बेटे को मेरे हवाले कर गई। मेरी नंद ने कहा था कि भाभी इसका बहुत ख्याल रखना, मगर मैं उसका ख्याल न रख सकी। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, लेकिन वो मेरी नींद में खलल मचा रहा था और सारी रात उसने मुझे बहुत परेशान किया। वैसे भी मैं उससे मोहब्बत नहीं करती थी। मैं हमेशा ही उस मासूम से बच्चे को नफ़रत की नज़र से देखा करती थी और वो दिन मेरा उससे बदला लेने का बहुत अच्छा था। मैं वैसे भी उससे बहुत तंग आ गई थी। वो बस रोए चले जा रहा था। मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया, मगर वो खामोशी नहीं हो रहा था। लेकिन रोते रोते वो थोड़ी देर के बाद खुद ही खामोश हो गया और इस खामोशी से मुझे सुकून भरी नींद आ गई। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी नंद का बेटा तो खुशी के पल थे और मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। मैं जानती थी कि मेरा पति काफ़ी पढ़ा लिखा है और एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। मेरे ससुराल में लगभग सारे ही लोग पढ़े लिखे थे। मैंने सुना था कि पढ़े लिखे लोगों के यहाँ घर की बहू को भी खूब आज़ादी दी जाती है और मुझे उम्मीद थी कि इस घर में आने के बाद मैं अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकूंगी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर के अलावा 2 छोटे देवर, बड़े देवर की उम्र 18 साल और छोटे देवर की उम्र 15 साल थी। एक बड़ी नंद थी जिसकी शादी हो चुकी थी। उसके पास पहले ही 2 बच्चे थे और अब उसका तीसरा बच्चा भी होने वाला था। और तो और उसका घर भी हमारे घर के पास में ही था। वो जल्दी जल्दी अपने मायके आती जाती रहती थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे और हर दिन मुझे कहीं ना कहीं बाहर घुमाने लेकर जाया करते थे। शादी के कई दिनों बाद तक मेरी सास ने मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाया था। हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग थे और मेरी शादी भी मिडिल क्लास फैमिली में ही हुई थी। मगर मेरा पति अच्छा खासा कमाता था। उनका घर भी बहुत अच्छा था, लेकिन इतने बड़े घर में एक भी नौकरानी नहीं थी। ये देखकर मैं बहुत हैरान हुई थी। मगर मुझे क्या, शादी के लगभग पूरे 1 महीने तक मेरी सास ने मुझसे घर का कोई काम नहीं करवाया, तो मुझे लगा कि मेरी सास को घर के काम करना ज़्यादा ही पसंद होगा। इसलिए मैंने कभी घर के काम करने की टेंशन ही नहीं ली और ना ही खुद मैं कभी कोई काम किया करती थी। मुझे खाने के लिए भी मेरी सास बड़े प्यार से टेबल तक बुलाया करती थी और सुबह का नाश्ता भी मुझे मेरे कमरे में ही दिया जाता था। मैं आराम से 11 बजे तक सोकर उठती थी और उसके बाद खुद को मोबाइल में बिजी रखती थी। मेरे पति भी सुबह होते ही अपनी माँ से नाश्ता लेने के बाद ऑफिस चले जाते थे। यहाँ तक कि उनको लंच भी मेरी सास ही पैक करके दिया करती थी। मैं बहुत खुश थी कि मेरी शादी बहुत अच्छी ससुराल में हो गई थी। मुझे जॉब करने का बड़ा ही शौक था, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी थी और मेरी जितनी भी सहेलियाँ थीं उनकी शादी ज़्यादातर अमीर परिवार में ही हुई थी। इसलिए उन सबकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी और मौज मस्ती के साथ गुजर रही थी। ना तो वो लोग अपनी ससुराल में कोई काम करती थी और ना ही उनके ऊपर किसी तरह की कोई जिम्मेदारी डाली गई थी। यहाँ तक कि मेरी एक बहुत पक्की सहेली जिसका नाम रानी था, उसकी शादी को तो 7 साल गुजर गए थे और अभी तक वो हाउस वुमेन नहीं बनी थी। वो वर्किंग वुमेन थी और अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया करती थी। दोनों पति पत्नी मिलकर घर को बहुत अच्छी तरह से चला रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने तो अपने करियर के चक्कर में बेबी के बारे में भी कभी नहीं सोचा था। मुझे लगा कि शादी के बाद मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगी, क्योंकि मैं भी हाई एजुकेटेड थी। शादी से पहले मैं नौकरी करना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई के फ़ौरन बाद ही मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया और मुझे नौकरी करने का मौका ही नहीं मिला।
लेकिन जब मुझे ये पता चला कि मेरी शादी एक अच्छे परिवार में होने जा रही है, तो मुझे सब लोगों ने यही बताया कि वहाँ जाने के बाद तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। मैंने भी कुछ ऐसा ही सोचा था कि मैं हाउस वुमन नहीं बनूंगी। जहाँ मेरे पति नौकरी करते हैं, मैं भी उनसे कहूँगी कि वो मुझे भी नौकरी करने की परमिशन दे दें। बल्कि मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि मुझे एक बार के ही कहने पर नौकरी करने दी जाएगी। मगर यहाँ आने के बाद 1 महीने तक तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चलता रहा। मैंने अपनी शादी के नए नए दिनों को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। जिस हिसाब से मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पति तो अच्छा मिला ही है, बल्कि ससुराल भी बहुत अच्छी मिली है, क्योंकि मेरा एक देवर तो पढ़ाई करने के साथ साथ बच्चों को दोपहर में ट्यूशन भी देने जाता था, जबकि सबसे छोटा वाला देवर सिर्फ पढ़ाई ही किया करता था और वो दोनों ज़्यादातर अपने काम से काम रखते थे। मेरे ऊपर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं थी। मैं जब चाहे घर से बाहर जा सकती थी, जो चाहे वैसा कर सकती थी। मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रही थी। लेकिन जब शादी को 1 महीने से ज़्यादा हो गया, तो एक दिन मैं अपने मायके आई हुई थी और अब की बार वो पूरे 1 हफ्ते के लिए हमारे यहाँ रहने आई थी। इस 1 हफ्ते में उसने नोटिस किया कि मैं घर का कोई काम नहीं कर रही हूँ, तो उसने इस बात की शिकायत फ़ौरन ही मेरी सास से कर दी। उस समय मेरी सास और मेरी नंद मिलकर रात का खाना बना रही थी। जब मैं किचन के दरवाजे पर खड़ी उन दोनों की बातें सुन रही थी, मेरी नंद रागिनी ने अपनी माँ से कहा कि मम्मी, भाभी की शादी को अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। आपको भाभी से कहना चाहिए कि वो अब घर के काम में हाथ बटाएं। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अब वो हमारे घर की मेंबर बन चुकी हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि घर के सारे कामकाज आप अकेले ही करती हो। इतने में मेरी सास बोल पड़ी और कहने लगी कि बेटा, अभी वो नई नई है, काम कर लेगी। वैसे भी ये घर उसका ही है और इस घर को उसे ही तो चलाना है। जिस पर मेरी नंद रागिनी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा कि नहीं मम्मी, मुझे नहीं लगता कि भाभी कोई काम करेगी। अरे मेरी शादी के बाद मैं अपने ससुराल को भी संभालती हूँ और यहाँ आकर आपके भी मुश्किल काम कर जाती हूँ। मुझे पता है कि आपसे इस उम्र में ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन फिर भी आप सारे काम कर लेती हो। भाभी को हम किस लिए लेकर आए हैं? ताकि वो आपके साथ मिलकर रहे, मिलकर घर के काम करे। आखिर मैं भी कब तक अपने ससुराल से आकर यहाँ के काम करती रहूँगी? और अब तो वैसे भी मुझसे कोई काम नहीं होता, क्योंकि आप तो जानती हो कि मेरा 3रा महीना चल रहा है। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। आपको भाभी से कह देना चाहिए कि अब ये घर उनका भी है और वो यहाँ रहती हैं, इसलिए अब उन्हें आराम करना बंद कर देना चाहिए और घर के थोड़े बहुत काम में आपका हाथ बटाना चाहिए। मेरी सास ने अपनी बेटी को जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं उससे कह दूंगी, तुम फिक्र मत करो। बस उस दिन से ही मेरे दिल में अपनी नंद के खिलाफ नफरत पैदा हो गई थी और मैं सोच रही थी कि क्या जब मैं इस घर में नहीं थी तब इस घर का काम अकेली मेरी सास नहीं करती थी। मुझे अपनी नंद की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उसके 2 बच्चे थे और उन दोनों बच्चों को मुंह उठाकर वो यहाँ ले आई थी। यहाँ तक कि उसका पति भी जल्दी जल्दी यहाँ आता जाता रहता था और उन सब के लिए ढेर ढेर सारा खाना बनता था। अब जब भी मेरी नंद हमारे यहाँ आती थी, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था। उसके बच्चे भी रोज़ यहाँ आया करते थे। उसके बच्चों को मेरे सास, ससुर और पति बहुत प्यार किया करते थे। उसके बच्चे नई नई तरह की फरमाइश यहाँ आकर किया करते थे, जिसको ज़्यादातर मेरे ससुर और मेरे पति ही पूरी किया करते थे। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता था कि इस घर में सबसे ज़्यादा कमाई मेरे पति की थी और उनकी कमाई को इस घर में ये लोग दोनों हाथों से लुटाया करते थे। मेरा बड़ा देवर तो अपनी ट्यूशन से आने वाली फीस अपने पास ही रखता था और छोटा देवर बार बार छोटे से छोटे काम के लिए भी मेरे पति से ही पैसे मांगा करता था। और ससुर जी भी कोई काम नहीं करते थे, बस सारा दिन घर के गेट पर कुर्सी बिछाकर बैठे रहते और चाय पीते रहते थे। ये सब मुझे बहुत बुरा लगता था। और अब तो मेरी सास ने मेरा आराम भी ख़त्म करवा दिया था। वो मुझे कोई ना कोई छोटा मोटा काम बताती रहती थी। अब मुझे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। पहले उन्होंने धीरे धीरे मुझे काम बताना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद घर की सारी ही जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी थी। और ये सब मेरे साथ क्यों और किसके कहने पर हो रहा था, मैं बहुत अच्छे से जानती थी। मेरी नंद के बच्चों को जो भी चीज़ चाहिए होती वो यहाँ आकर मेरे पति से कहते थे और इन बातों से मेरा दिल जलकर रह जाता था। मेरे पति उस पर बहुत प्यार लुटाया करते थे और फ़ौरन ही भागकर उसकी ख्वाहिश पूरी कर दिया करते थे। एक दिन मैंने अपने पति से कहा कि मुझसे ये घर के कामकाज नहीं होते, मुझे नौकरी करनी है। मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मगर मुझे हैरानी इस बात पर हुई कि मेरे पति ने फ़ौरन ही इस बात के लिए इनकार कर दिया। उनका कहना था कि हमारे यहाँ की औरतों को नौकरी करने की परमिशन नहीं दी जाती और फिर घर की बहू को तो बिल्कुल भी नहीं। जब ये बात मैंने सुनी तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा,
मगर आप इतने पढ़े लिखे होकर किस तरह की बातें कर रहे हो? क्या औरतों को नौकरी करने की इजाज़त नहीं? आखिर आपके परिवार में ऐसा क्यों है? मैं तेज़ आवाज़ में अपने पति से बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि ये क्या बदतमीज़ी है? तुम्हारी आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए क्योंकि तुम बेफिजूल की बात पर अपनी आवाज़ ऊंची कर रही हो। मैंने तुमसे मना कर दिया तो कर दिया, वैसे भी तुम घर का कोई काम नहीं करती। मैं नहीं चाहता कि तुम नौकरी करने के बाद बिल्कुल ही घर पर ध्यान देना बंद कर दो। मुझे अपने पति की ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैं उनसे आगे कुछ कहने वाली थी मगर वो गुस्से में कमरे से निकलकर चले गए। अब मेरा ज़्यादातर मूड ख़राब रहने लगा था क्योंकि घर का ज़्यादातर काम मुझे ही करना पड़ता था। मैं कभी कभी अपने मायके जाती तो मेरे मायके वाले मुझसे पूछते थे कि ससुराल में सब कुछ ठीक चल रहा है, तो मैं उनको अपनी ससुराल की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बता दिया करती थी, जिस पर मेरी माँ मुझे डांटा करती थी और कहती थी कि गलती तुम्हारी ही है, तुम्हें अपने घर को अच्छी तरह से संभालना चाहिए। मुझे बुरा लगता था कि मेरी मम्मी भी मेरे ससुराल वालों की ही साइड से बोलती थी, इसीलिए मैंने अपने घर आना जाना भी कम कर दिया था। मेरी नंद की प्रेगनेंसी का अब टाइम पूरा होने वाला था और मेरी शादी को अभी थोड़ा ही तो समय हुआ था। मेरे घर में तो शोर मचना शुरू हो गया था। देवर भी कहते थे कि भाभी हमारे घर में कब बेबी आएगा, हम कब चाचा बनेंगे। और ससुर जी कहते थे कि न जाने कब वो दिन होगा कि मैं अपने पोते के साथ खेला करूँगा। ये बातें सुनकर तो मैं अपनी आंखें ऊपर को चढ़ा लिया करती थी। मुझे उन लोगों की बातें सख्त बकवास लगने लगी थी। मेरे ससुराल में सभी लोग मेरी नंद के बच्चों से भी बहुत प्यार किया करते थे और अब तीसरा बच्चा जो आने वाला था उसकी खुशी मेरी नंद के ससुराल से ज़्यादा उसके मायके में मनाई जा रही थी। अब तो मेरी सास ज़्यादातर आराम ही करती रहती थी। मुझे उन पर गुस्सा भी आता था। मन करता था कि मैं उन पर अपना सारा गुस्सा उतार दूं, लेकिन मैं अपने पति आदेश की वजह से बहुत परेशान थी। वो कभी मेरी कोई बात सुनते ही नहीं थे और मुझे गुस्सा आता था कि पता नहीं क्यों मैंने शादी कर ली। शादी से पहले तो मैं सोचती थी कि मेरी शादी के बाद ज़िंदगी बहुत बेहतर होगी, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हुआ था। न मुझे नौकरी करने दी गई थी और ना ही मुझे इस घर में एक पल को सुकून था। बस सारा दिन सबकी ज़बान पर मेरी नंद के बच्चों का नाम रहता था। वो पूरा दिन घर में इधर उधर घूमते फिरते और शोर मचाते रहते थे। मुझे उनका शोर मचाना बहुत बुरा लगता था, इसीलिए मैं उनको डांट दिया करती थी और मेरी ये हरकत देखकर सब लोग खामोश हो जाते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी मुझसे कुछ भी कहने की। मगर एक दिन जब मेरी नंद के छोटे बेटे ने मेरे कमरे में जाकर खूब सारा सामान फैला दिया तो मैंने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया था, जिस पर वो सारा दिन ऐसे रोता रहा जैसे मैंने उसे बहुत ज़ोर से मार दिया हो। यहाँ तक कि उसने रात को आदेश से भी मेरी शिकायत कर दी थी। मुझे उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगी थी। मेरे पति ने मुझे बहुत डांटा था और कहा था कि आइंदा मेरे भांजे पर हाथ मत उठाना। मैंने उसी समय अपने पति से अपनी गलती की माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि जब वो मुझसे नाराज़ हो जाते थे तो फिर भी मुझे ही उनको मनाना पड़ता था और साथ ही अपनी गलती भी माननी पड़ती थी। कुछ समय के बाद मेरी नंद ने तीसरे भी बेटे को जन्म दिया था, जिससे हमारे घर में तो जैसे खूब खुशियाँ मनाई जा रही थी। और जब से मेरी नंद का तीसरा बेटा इस दुनिया में आया था तब से तो इन लोगों ने मेरा दिमाग ही खा लिया था। हर कोई बार बार मुझसे यही कहता कि बहू, तुम्हारी शादी को बहुत समय हो गया, तुम्हें कोई खुशखबरी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे घर में भी कोई बच्चा आ जाए। अब क्या बच्चा लाना मेरे बस की बात थी? मेरे पति को भी बच्चों से बहुत प्यार था, मगर आजकल ये प्यार मुझे उनके भांजों के लिए कुछ ज़्यादा ही नज़र आने लगा था। मैं तो अभी बच्चा करना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि मैंने पहले ही सोचा हुआ था कि मैं शादी के लगभग 3 साल के बाद बच्चे के बारे में सोचूंगी। लेकिन इन लोगों ने तो बच्चा बच्चा करके मेरा दिमाग ही खा लिया था। बड़ी मुश्किल से मैं ये झेल रही थी, क्योंकि मेरे सारे सपनों और ख्वाहिशों पर इन्होंने पानी फेर दिया था। मेरे पति की मोहब्बत मेरी नंद के बच्चों के प्रति मुझे एक नज़र भी नहीं भा रही थी। मेरा दिल कटकर रह जाता था। मेरी नंद भी घर आती तो मैं उससे भी ठीक से बात नहीं करती थी। वो समझ गई थी कि मेरा बिहेवियर उसके प्रति बदल चुका है, इसलिए वो हमेशा मेरी सास से मेरी शिकायत करती रहती थी। मेरी नंद का सबसे छोटा बेटा बहुत सुंदर था और बहुत ही क्यूट भी था। मेरे पति का मन तो उसके बिना लगता ही नहीं था। वो अब उसके तीनों बच्चों से और भी ज़्यादा प्यार करने लगे थे। मेरे पति की छुट्टी होती तो वो सारा दिन मेरी नंद के सबसे छोटे बेटे आशु के साथ ही बिताया करते थे। सारा दिन उसे गोद में लेकर घूमते रहते, यहाँ तक कि उसे कमरे में लेकर भी आ जाते थे। मुझे वो बच्चा एक आंख नहीं भा रहा था और मैं मन में सोचती कि क्या पहले से ही 2 बच्चे कम थे जो अब एक और यहाँ पर आ गया मुझे तंग करने के लिए।
क्योंकि अगर बच्चा रोने लग जाता तो मेरे पति मुझसे कहते कि इसे खड़े होकर चुप करवाओ, मगर मैं तो उसे गोद में लेना भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए अब उन्होंने मुझसे कहना ही बंद कर दिया था और अब वो ज़्यादातर बच्चे के रोने पर उसको अपनी माँ के पास ले जाते थे और फिर कई कई घंटे अपनी माँ के कमरे में माता पिता और आशु के साथ खेलते रहते थे। मुझे ऐसा लगता था जैसे इस बच्चे की मौजूदगी ने मेरे पति के दिल में मेरी अहमियत ही कम कर दी है। इतनी नफरत तो मुझे उसके बड़े बच्चों से नहीं हुई थी जितनी छोटे वाले बेटे से होने लगी थी। मेरे पति चाहते थे कि मैं भी बच्चों के बारे में प्लान करूं, लेकिन मैंने अभी तक उनसे मना किया हुआ था और धीरे धीरे मेरी शादी को 1 साल गुजर गया था और मेरी नंद का बेटा 6 महीने का हो गया था। अब मेरी सास ने रट लगा ली थी कि मैं बहू को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाऊंगी, बहू का चेकअप करवाऊंगी कि आखिर अभी तक मेरी बहू माँ क्यों नहीं बन पा रही। उनके बेटे ने अभी तक अपनी माँ को शर्मिंदगी की वजह से ये बात नहीं बताई थी कि बच्चा करने की मर्जी उनकी बहू की ही नहीं है। उन्हें लगता था कि मेरे अंदर कोई कमी है, लेकिन मैं तो पूरी तरह से फिट थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं बच्चा करूं, क्योंकि पहले ही इस घर में मेरे ऊपर बहुत सारा लोड था। मैं अपने आप को बच्चा पैदा करने के बाद और ज़्यादा जिम्मेदारियों में घिरता हुआ नहीं देख सकती थी। मेरी नंद का बेटा अब थोड़ा थोड़ा बोलने लगा था और मेरे पति को उसकी तोतली बोली बहुत अच्छी लगती थी। घर में हर कोई उसका दीवाना था, सब लोग उससे बहुत प्यार करते थे। अगर कोई उससे प्यार नहीं करता था तो वो मैं थी। मेरी सास ने कह दिया था कि अगले हफ्ते तो मैं बहू को डॉक्टर के यहाँ लेकर ही जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के चेकअप से बच गई थी क्योंकि इस बीच मेरे ससुर की मौत हो गई। अचानक एक दिन उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें डॉक्टर के ले जाया गया तो पता चला कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। बस उसके बाद कुछ समय तक तो मेरी सास अपने पति की मौत के गम में डूब चुकी थी, लेकिन पिता के मरने के बाद मेरी नंद तो जैसे अपनी माँ को संभालने के लिए परमानेंट ही यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी। वो अपने घर पर सिर्फ छोटे छोटे काम करने के लिए चली जाती थी, वरना ज़्यादातर यहीं पर रहने लगी थी। उसका घर वैसे भी पीछे वाली गली में ही था और उसके ससुराल में कोई था नहीं, सिर्फ उसके पति के अलावा। इसलिए उसका जब मन करता वो अपने मायके आ जाती थी, पर मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मेरे पति तो मेरे सामने बार बार आशु की तारीफ करते रहते थे, कहते थे कि कितना प्यारा है ये, हमारा बच्चा होगा तो वो भी इतना ही प्यारा होगा। देखो ना, ये हंस रहा है, ये बोल रहा है, ये बातें कर रहा है। ओफो, उनकी ये सारी बातें सुनकर मुझे उलझन महसूस होती थी। इसलिए मैं उन्हें कोई ना कोई काम बता दिया करती थी, जिसकी वजह से वो मेरी नंद के बेटे के साथ साथ कमरे से बाहर निकल जाते थे। मैं हर दूसरे तीसरे दिन यही सोचती रहती थी कि पता नहीं मेरी नंद अपने घर कब जाएगी। फिर मुझे ये भी ख्याल आता कि उसको अपनी ससुराल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी उसके बच्चे तो रहते ही यहीं हैं। मेरे ससुराल वालों का उसके बच्चों के बिना मन ही कब लगता था। किसी दिन अगर उसके बच्चे नहीं आते तो मेरा कोई देवर या मेरा पति जाकर उसको उनके घर से ले आता था। इस घर में मेरी खुशी किसी के लिए अहम नहीं थी, बस हर किसी को मेरी नंद और उसके बच्चे ही अच्छे लगते थे। मेरे पति मेरा काम कम किया करते थे और अपने भांजों का काम ज़्यादा करते थे। मैं हमेशा अपने ससुराल वालों से उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। न मुझे अपनी सास के पास बैठना अच्छा लगता था और ना ही अपने नंद से बात करना अच्छा लगता था और ना ही अपने किसी देवर से बोलना अच्छा लगता था। मेरे इस मिजाज को मेरी सास और नंद बहुत अच्छे से पहचान गई थी। इसलिए दोनों माँ बेटी कमरे के अंदर बैठकर एक दूसरे से मेरी बुराइयों में लगी रहती थी। मैं अपनी सास और नंद की चालाकी अच्छी तरह से समझ गई थी। वो दोनों माँ बेटी मुझसे घर के सारे काम करवाती थी और ख़ुद आराम करती थी और चाहती थी कि मैं उनको पोता पोती की शक्ल भी दिखाऊं। मगर मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपने आप को बच्चा पैदा करने के बाद और ज़्यादा तंग नहीं करूंगी। इन लोगों को कभी पोता पोती की शक्ल ही नहीं दिखाऊंगी। ये लोग अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, मगर मैं तो वही करूंगी जैसा मेरा मन करता है। और मेरी नंद बैठे बैठे खूब मेरे हाथ के खाने के मज़े लिया करती थी। अब तो वो बस अपने छोटे बेटे को लेकर घर में इधर से उधर टहलती रहती थी। उसे अपनी माँ की तो बहुत फिक्र होती थी कि अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाया करती थी, मगर भाभी के साथ उसने कभी एक काम न करवाया था। बस मुझे जितना बेवकूफ़ बनना था मैं इन लोगों के हाथों बन चुकी थी। मैंने अपनी सास को साफ साफ बोल दिया था कि मैं अकेली घर का सारा काम नहीं कर सकती। आपकी बेटी भी अपना घर होते हुए सारा दिन यहीं पड़ी रहती है, इससे कहें कि ये भी घर के काम में हाथ बटाया करे। मेरी सास ने हैरानी से मुंह फाड़कर मुझे देखा और कहा कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। उसके पास अभी छोटा बच्चा है। जब उसके पास इतना छोटा बच्चा नहीं था तब वो यहाँ आकर सारे काम किया करती थी। तुम्हें नहीं पता ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ को बहुत परेशान करते हैं। बस ऊपर वाला एक बार तुम्हें भी खुशी दिखा दे
काम का क्या है, वो तो हम सब मिल बांट कर ही लेंगे। मैं कौन सा लाचार होकर बिस्तर से लग गई हूँ। सास की बातें सुनकर मुझे शर्मिंदगी हुई थी। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लग गई थी। मैंने भी मुस्कुराकर बात को टाल दिया और कहा कि मैं मजाक कर रही थी। मेरे पति मुझसे तब बहुत खुश हुआ करते थे जब मैं उनकी माँ और बहन के साथ नरमी से पेश आती थी। मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और जब से मैं इस घर में आई थी और दिन रात अपनी नंद के बच्चों को देख रही थी, तब से तो मुझे और भी ज़्यादा बच्चों से नफरत हो गई थी। शादी के बाद तो मेरे हाल बुरे हो गए थे। मैं अपनी सहेलियों को देखा करती थी जो शादी के बाद भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करती थी। एक मैं थी जो इस घर में आने के बाद दिन रात काम में लगी रहती थी। शुरू के दिन ही मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन अब तो मुझे शादीशुदा ज़िंदगी में कोई एंजॉयमेंट आती ही नहीं थी। मैं चाहती थी कि काश मुझे मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कपड़े पहनने दिए जाएं और मेरे पति हर हफ्ते मुझे बाहर घुमाने लेकर जाया करे, मगर ये सब कुछ शुरू नहीं हुआ था। अब मेरे ससुराल वालों का कहना था कि तुम पुरानी हो चुकी हो, अब ज़्यादातर गृहस्थी पर ध्यान दिया करो, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। पता नहीं इस घर पर मेरा राज कब होगा। मैं हमेशा यही सोचती रहती थी और मेरे पति थे कि मेरे काबू में ही नहीं थे। वो हमेशा अपने घर वालों की ही सुनते थे और उनका ही कहना मानते थे। अब तो मेरी नंद के बच्चे घर में बहुत ज़्यादा शोर मचाते रहते थे, क्योंकि धीरे धीरे वो जितना बड़े होते जा रहे थे, घर में शोर ही शोर रहता था और उनके शोर की वजह से मेरा झगड़ा मेरी नंद से कई बार हो चुका था। वो हर बार झगड़े में यही कहती थी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, ये मेरा मायका है और मेरे भाइयों का घर है। जब तक मेरे भाई मुझे बुलाते रहेंगे तब तक मैं यहाँ आती रहूँगी। मुझे उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आता था कि वो कितने हक के साथ मेरे घर को अपना घर कहती थी। यहाँ जो हो रहा था इस सब को ही एक्सेप्ट करना मेरी किस्मत में लिखा था। मैं पहले दिन से ही इरादा कर चुकी थी कि जिस ज़िंदगी के मैं ससुराल में आने के बाद सपने देखती थी, ऐसी ज़िंदगी गुजारूं, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका था। चाहती थी कि मेरा पति मुझे अहमियत और प्यार दे और घर के फैसले मेरी मन मर्जी के मुताबिक हों, ना कि मैं हमेशा दूसरों की मर्जी के मुताबिक चलती रहूं। मैं यहाँ किसी से डर कर नहीं रहना चाहती थी। उतना ही मुझे मेरा पति दबाया करता था। लड़की को मायके वाले सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं अगर अपनी माँ और बहन को अपने ससुराल के बारे में कुछ बताती तो वो मुझे ही खामोश रहने के लिए कहा करती थी। मेरी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया और मेरी नंद का बेटा भी थोड़ा बड़ा हो चुका था। मेरी नंद भी अपने घर चली गई थी, लेकिन वो तो यहाँ आती जाती रहती ही थी और उसके बच्चे तो ज़्यादातर यहीं रहते थे, जिनकी देखभाल मेरी सास और मेरे पति किया करते थे। अब तो मेरे पति भी मुझ पर बच्चे के लिए बहुत दबाव बना रहे थे, मगर मैं बच्चा नहीं चाहती थी। मैं उनको ये कहकर थक गई थी। तो मेरे पति ने कहा कि आखिर तुम चाहती क्या हो? हमारी शादी को 2 साल लग गया, क्या तुम्हें बच्चों से मोहब्बत नहीं? तुम माँ नहीं बनना चाहती? मैं अपने पति की इस बात पर खामोश रही, क्योंकि मैं उनको सच्चाई नहीं बताना चाहती थी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। इस बात पर मेरे पति खुश हुए थे कि मैं अब उनको पिता बनाने के लिए तैयार थी, मगर फिर भी काफ़ी समय तक ट्राई करने के बाद भी हम दोनों माता पिता नहीं बन पा रहे थे। मेरे पति ने मुझसे कई बार कहा कि तुम डॉक्टर के यहाँ जाकर चेकअप करवा लो, मगर मैंने हर बार डॉक्टर के यहाँ जाने का बहाना बना दिया। मैं तो इस बात पर खुश हुआ करती थी कि जैसा ये लोग चाहते हैं ऐसा अभी तक नहीं हो रहा। मैं अपनी ज़िंदगी को अभी भी बहुत सुकून से गुजार रही थी। मैंने देखा था कि मेरी नंद का बेटा बहुत रोया करता था और उसके रोने पर रागिनी परेशान हो जाती थी और उसको चुप करवाने के लिए वो परेशान हो जाती थी। मैंने देखा था कि वो सारी सारी रात अपने बेटे को जागकर इधर से उधर टहलती रहती थी, न ठीक से खाना खाती थी और ना ही ठीक से अपने ऊपर ध्यान दे पा रही थी। मैं अपनी ज़िंदगी ऐसी नहीं करना चाहती थी, मगर अब तो ऊपर वाले की तरफ से ही देर थी। ये सोचकर मेरे पति अब मुझसे कुछ ज़्यादा नहीं कहते थे, लेकिन मेरी सास अभी भी मुझ पर दबाव बना रही थी कि वो मुझे कब दादी बना रही हो। अब तो बहुत समय हो गया। एक दिन मेरे पति ने कहा कि नंदिनी, मैं चाहता हूँ कि हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं। माँ हमेशा यही कहती रहती है कि हमारे घर में भी कोई छोटा बच्चा होगा तो घर में हमेशा खुशी का माहौल बना रहेगा, और क्या पता ऊपर वाला हमें उसके नसीब से ही औलाद दे दे। हम किसी छोटे से बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं जिसकी परवरिश तुम बहुत अच्छे से करना। मैं उसी समय बोल पड़ी और मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? हमारे घर में 3 बच्चे हैं, रागिनी दीदी के बच्चे। आप लोग उनको बहुत प्यार करते तो हो, फिर बच्चा अडॉप्ट करने की क्या ज़रूरत है? मेरे पति ने कहा कि वो तीनों हमारे घर में तो नहीं रहते ना। जीजा जी का जब दिल चाहता है रागिनी और अपने बच्चों को लेकर चले जाते हैं। मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं चाहता हूँ कि हमारा भी बेटा या बेटी हो जिसको हम प्यार करें
वो हमें मम्मी पापा कहे। मेरे पति ने ये बात मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कही थी, लेकिन मैं उनके शब्दों से बहुत घबरा गई। मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं किसी दूसरे का बच्चा अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहती थी। ऊपर वाला हमें भी माता पिता बनाएगा और इस दुनिया में हमारा अपना खून ही आएगा। मैंने ऐसे शब्द जब अपने पति के सामने पेश किए तो उनका दिल नरम पड़ गया था और उन्होंने कहा कि तुम फिक्र मत करो, ऊपर वाला हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा। फिलहाल तो मैंने उन्हें तसल्ली दे दी थी, लेकिन मेरे पति मेरी नंद के बेटे के ऊपर बात टाल टाल कर बार बार बच्चों की ही बातें किया करते थे। एक रात अचानक मेरी सास की तबीयत खराब हो गई तो उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। मेरा एक देवर तो मेरी नंद के पति के साथ उनके काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था और छोटा वाला देवर भी अपनी माँ के साथ था। दोनों भाई मिलकर मेरी सास को अस्पताल ले गए थे। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उनके पेट में दर्द हो गया और बहुत तेज़ बुखार आ गया तो वो दोनों उन्हें अस्पताल ले गए। वहाँ से खबर आई कि मेरे पति आज रात अस्पताल में ही रुकने वाले हैं क्योंकि माँ की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने अपने छोटे भाई को मेरी देखभाल के लिए घर पर भेज दिया था। मैं बेफिक्र हो गई और घर का दरवाज़ा बंद करने के बाद कमरे में आने ही वाली थी जब घर का दरवाज़ा दोबारा से बजने लगा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी नंद रोते हुए आई और मुझसे लिपटकर कहने लगी कि भाभी, माँ की तबीयत इतनी ख़राब हो गई और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। भाभी प्लीज़ मेरे बेटे को आज रात के लिए आप संभाल लो, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मैं और भैया अस्पताल में रुक जाते हैं। ये बड़े दोनों बेटे तो अरुण के पास सो जाएंगे। अरुण मेरे सबसे छोटे देवर का नाम था जो इस समय घर में मौजूद था। दोनों बड़े बच्चे मामा मामा कहते हुए उसके कमरे में चले गए थे। मेरी नंद रागिनी ने मुझे अपना बैग थमाया और दूसरे हाथ में मुझे अपना बेटा दे दिया और कहने लगी कि प्लीज़ भाभी, आज रात के लिए आप इसे संभाल लो। ये सो रहा है और इसी तरह से सारी रात सोता रहेगा। अगर इसे फीडर में दूध दे दिया जाए तो किसी टाइम इसकी आँख खुल जाए तो बस आप दूध बनाकर दे देना, ये सोता रहेगा और आपको भी परेशान नहीं करेगा। मैं सुबह आकर इसे अस्पताल में ले जाऊंगी क्योंकि मेरी भैया से बात हुई थी। भैया ने कहा कि अस्पताल में बिल्कुल भी जगह नहीं है। भैया ने कहा है कि मैं इसे आपके पास छोड़ दूं, आप इसकी अच्छे से देखभाल कर लोगी क्योंकि उधर माँ को मेरी बहुत याद आ रही है। मैं अस्पताल जा रही हूँ, आप प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखना। ये कहकर वो मुझे अपना बेटा थमाकर चली गई थी, मगर मैं इसकी देखभाल कैसे कर सकती थी? मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन इस समय वो सो रहा था और सोते हुए बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं अपनी नंद से कुछ ना कह सकी और खामोशी से दरवाज़ा बंद करके उसे अपनी गोद में लेकर अपने कमरे तक आ गई। मैंने उसे धीमे से अपने बिस्तर पर लेटा दिया और ख़ुद भी उसके बराबर में लेट गई। लेकिन अचानक रात बीच में वो उठकर रोने लगा और इतना ज़्यादा चीखने लगा कि मैं तो उसके चीखने से घबरा गई। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस तरह से शांत कराऊं। मैं उसे शांत कराने की हर तरह से कोशिश कर रही थी। मुझे उसके रोने से उलझन महसूस हो रही थी। रात के समय शांति फैली हुई थी, इसलिए उसकी आवाज़ घर में बहुत तेज़ महसूस हो रही थी। मैंने अपनी नंद को देखा था, वो ज़्यादातर उसको टहल टहल कर खामोश करवाया करती थी, इसलिए मैंने उसको गोद में लिया और टहल टहल कर खामोश करवाने की कोशिश करने लगी, मगर वो तो फिर भी खामोश नहीं हो रहा था। मुझे उसकी आवाज़ बहुत ही बुरी लग रही थी। मैंने अपने दांत भींचते हुए दरवाजे पर हाथ मारा कि शायद वो मेरा गुस्सा देखते हुए चुप हो जाए, मगर वो तो मासूम बच्चा था। मैं सोच रही थी कि बस ये जैसे तैसे खामोश हो जाए, मगर वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे उस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने बिस्तर पर पटक दिया तो वो और ज़्यादा रोने लगा। मैंने गुस्से में उसको बड़बड़ाना शुरू कर दिया क्योंकि एक वही तो था जब से इस दुनिया में आया था कि मेरे पति ने मेरा दिमाग खा लिया था कि उसे बच्चा चाहिए। इससे बहुत नफ़रत महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने इस पर थप्पड़ों की बारिश करना शुरू कर दी कि तेरी ही वजह से इस घर में मेरी अहमियत नहीं है। मेरा पति सबसे ज़्यादा तुझे अहमियत देता है, हमेशा तुझे अपनी गोद में लिए फिरता है और ये सब कुछ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैंने उस मासूम से बच्चे के गाल पर इतनी ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारे कि वो तड़प तड़प कर रो रहा था। मैं चाहती थी कि बस वो किसी तरह से रोना बंद कर दे और खामोश हो जाए। मैंने तो उसका गला पकड़कर उसे भी दबाने की कोशिश की ताकि उसकी आवाज़ बंद हो जाए और मुझे सुकून मिल जाए, लेकिन उसकी आवाज़ किसी भी तरह बंद होने का नाम नहीं ले रही थी। उसका चेहरा थप्पड़ पड़ते पड़ते लाल हो चुका था। मुझे बहुत तेज़ की नींद आ रही थी, लेकिन उसकी वजह से मुझे सुकून नहीं मिल पा रहा था। फिर मैंने अपना दुपट्टा उठाया और उसके मुंह पर बांध दिया और कहा कि बस खामोश हो जा, मुझे तेरी आवाज़ बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि मैं अपने कानों को हाथ लगा रही थी। दुपट्टा बांधने के कुछ देर बाद ही उसकी आवाज़ बंद हुई
तो मुझे कुछ सुकून आया था और फिर उसके बाद मैं गहरी नींद में सो गई थी। शायद सुबह 10 बजे का समय था। एक जोरदार चीख से मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि मेरा देवर मेरे कमरे में चिल्लाता हुआ आया और उसने देख लिया था कि आशु के चेहरे पर मैंने दुपट्टा बांध दिया है और वो जोर से चीखा और कहने लगा कि भाभी, ये इसके ऊपर दुपट्टा क्यों बांधा है। उसने जल्दी से बच्चे के मुंह से दुपट्टा हटाया तो उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान उसे दिखाई दे गए, जो उसके मासूम से चेहरे की रंगत को लाल कर गए थे। मेरे देवर अरुण ने मुझे गौर से देखा और कहने लगा कि भाभी, ये इसकी क्या हालत हो रही है। मैं घबरा गई और मेरी आवाज़ कांपने लगी। मैं एक ही झटके में खड़ी हो गई। मेरा देवर उसको जगाने की कोशिश कर रहा था, उसको उठा रहा था, उसको आवाज़ें लगा रहा था, लेकिन बच्चा कोई हरकत नहीं कर रहा था। मेरे देवर ने तो पूरे घर में शोर मचा दिया और ये सब देखकर मैं बहुत घबरा गई थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने रात को इस बच्चे के साथ क्या क्या किया। मैंने तो अपना सर ही पकड़ लिया था कि गुस्से में आकर मैंने ये क्या कर दिया। मैं अपने देवर से कहने लगी कि प्लीज़ अरुण, खामोश हो जाओ, प्लीज़ शोर मत मचाओ, ये सब मुझसे गलती से हो गया। वो कहने लगा, भाभी, ये सब गलती नहीं, बल्कि ये कोई हरकत नहीं कर रहा। उसने जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मेरे पति को फौरन ही घर बुलाया। मेरी नंद के दोनों बच्चे भी घबरा रहे थे और मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। ये मैंने क्या कर दिया। मैं अपनी किस्मत को कोस रही थी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मुझे गुस्से में इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था और मैं बार बार प्रार्थना कर रही थी कि बच्चा सही सलामत हो। मेरा देवर फौरन ही उस बच्चे को अस्पताल लेकर गया। मैं घर में अकेली थी और बच्चे के लिए बार बार प्रार्थना कर रही थी। लेकिन कुछ समय के बाद घर के सारे ही लोग घर के अंदर रोते हुए दाखिल हुए। मेरी नंद तो चीखती चिल्लाती दाखिल हुई थी और उसने घर के अंदर आते ही मुझे बालों से पकड़ लिया। कहने लगी कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया। ये बात सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्या आशु की मौत हो गई है? उसने कहा कि हाँ, तुमने मेरे मासूम से बच्चे की जान ले ली। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? बताओ मुझे। मुझे नहीं पता था कि उस बच्चे की जान भी जा सकती है। सारे ही लोग मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे और मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं आज नहीं बचूंगी, क्योंकि मेरे देवर ने सब कुछ बता दिया था। मेरी नंद अपना सर पकड़ पकड़ कर रोने लगी कि मैंने कल रात क्यों इस औरत के हवाले अपना बच्चा कर दिया। मुझे नहीं पता था कि ये मेरे बच्चे को मार डालेगी। मेरे पति ने भी मुझे बहुत बातें सुनाई और कहा कि आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया, क्या मकसद था तुम्हारा। मैंने उनको बताया कि मेरा कोई गलत मकसद नहीं था, बस वो मुझे सोने नहीं दे रहा था। मैंने कभी बच्चे नहीं संभाले, इसलिए गुस्से में आकर मुझसे ये छोटी सी गलती हो गई। उन्होंने चिल्लाकर कहा, ये कोई छोटी गलती नहीं, बल्कि तुम एक कातिल बन चुकी हो। मेरा देवर कहने लगा कि रात को मुझे आशु के रोने की आवाज़ तो आ रही थी, मगर दीदी के दोनों बच्चों ने मुझे कमरे से बाहर जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा, मामा जी, आप हमारे साथ ही रहो, मुन्ने को मामी देख लेंगी। मुझे लगा कि आशु ऐसे ही रो रहा है, मगर मुझे नहीं पता था कि भाभी उसके साथ ये सब कुछ कर रही है। वो तो सुबह आकर मैंने देखा कि भाभी गहरी नींद में सो रही है और आशी के मुंह पर दुपट्टा बंधा हुआ है। ये देखकर मैं घबरा गया कि इतने छोटे बच्चे के मुंह पर कपड़ा कैसे बांधा जा सकता है। सब लोग मुझे इल्ज़ाम दे रहे थे। फिर मैंने बताया कि मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि तुम लोग मुझसे ज़्यादा उस बच्चे को अहमियत देते थे। मुझे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब मेरे दिल की सारी बात उन्हें पता चल गई तो मेरे पति ने कहा कि तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम्हें नहीं पता कि बच्चे तो ऊपर वाले का रूप होते हैं। तुम भी तो कभी बच्ची होगी, तुमने भी तो कभी अपने माता पिता को परेशान किया होगा, तुम भी तो रोती होगी। अरे तुम क्या जानो कि बच्चों से मोहब्बत करना किसे कहते हैं। तुम्हारे सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर है। मैं तुम जैसी औरत को कबूल नहीं कर सकता जो दूसरों की बच्चों की जान ले सकती है। वो अपने बच्चों की भी जान ले सकती है। तभी तो ऊपर वाले ने अभी तक तुम्हें माँ बनने की खुशी नहीं दी। मेरे पति ने इतनी बड़ी बातें कह दी थी कि मेरे दिल पर लग रही थी। और वहीं मेरा नंदोई ये खबर सुनने के बाद अपने साथ घर पर पुलिस को लेकर आया था। पुलिस ने मुझे अरेस्ट कर लिया था। मैं बहुत रो रही थी और अपने पति से गुहार कर रही थी कि वो मुझे बचा ले, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बचाया। सबका यही कहना था कि तुम्हें सज़ा मिलनी चाहिए। मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी नीयत ऐसी है। तुम्हारा मेरे घर में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर मुझे पुलिस अपने साथ ले गई और आज मैं अपने किए की सज़ा भुगत रही हूँ। गुस्से में इंसान बहुत गलत कदम उठा लेता है। मैंने जो किया था उसकी सज़ा अभी यहीं तक ही नहीं थी, बल्कि जेल में जब मेरे सारे टेस्ट करवाए गए तो उसमें ये बात भी पता चली थी कि मैं बांझ हूँ और कभी भी माँ नहीं बन सकती।
ये सुनकर मुझे बेहद अफसोस हुआ था और फिर मुझे पता चला कि मैं जितना बच्चों से दूर होना चाहती थी, ऊपर वाले ने मुझे उतना ही इस खुशी से दूर कर दिया था। कोई फ़ायदा नहीं था कुछ भी करने का। अब सिर्फ मेरे भाग्य में मेरे हिस्से की सज़ा ही लिखी हुई थी, जिसे मैं जेल में रहकर काट रही हूँ। मैंने रागिनी का एक बेटा उससे छीन लिया और अपने घर वालों को दुखी कर दिया। वो छोटा सा बच्चा जो बहुत सुंदर था और सब लोगों का लाडला था, उसके साथ मैंने जो किया वो बहुत गलत था।